नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज की कक्षा में हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस कक्षा में आज हम पार्ट नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पाठ है विविधता एवं भेदभाव। तो भारत का बात करेंगे तो अब हम भारत विविधताओं से भरा देश है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं मिलती हैं। धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, खान पान की विविधता, पहनावे की विविधता, रहन सहन की विविधता, ठीक है, जीवन यापन की विविधता। तो अलग अलग प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं भारत के अंदर। भारत में सभी 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। पूरे संसार के अंदर, विश्व के अंदर मुख्य धर्म 8 हैं और इन 8 धर्मों के अनुयायी भारत के अंदर निवास करते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 22 भाषाएं आपकी संविधान के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनको मान्यता प्राप्त है, और 1600 से अधिक भाषाएं भारत के अंदर ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। 100 से अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं और नृत्यों की संख्या भी, जो लोक नृत्य हैं, जो पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं, वो 100 से अधिक उनकी संख्याएँ हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्वाग्रह के विषय में कि पूर्वाग्रह है क्या। मैं आपको एक बात बता दूं कि पूर्वाग्रह, जैसे आप किसी के विषय में किसी को देखकर कोई विचार अनुमान लगाते हैं। आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसके विषय में आपने अनुमान लगा लिया कि ये इस प्रकार का होगा, इसका नेचर, व्यवहार इस तरह का होगा, खराब होगा, अच्छा होगा। तो जो आपने अनुमान लगाया उसको सिर्फ देख करके, वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्वाग्रह कहलाएगा। अर्थात किसी भी विषय के, किसी भी वस्तु, व्यक्ति के विषय में पहले से ही धारणा बना लेना, वो क्या कहलाता है? आपका पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे लिखा भी हुआ है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है और ज़्यादातर यह नेगेटिव होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने आपको बताया कि वह नीची जात से है या फला धर्म से है, ठीक है, तो आप उसके विषय में कुछ नेगेटिव थॉट आएगा आपके माइंड में, और वो जो नेगेटिव थॉट आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? पूर्वाग्रह कहलाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कई चीज़ों के बारे में हम अपनी धारणाएं, अपना अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि लोगों के धर्म के विषय में, ठीक है ना, धर्म पे आधारित पूर्वाग्रह हो सकता है। चमड़ी के रंग क्या पर आधारित पूर्वाग्रह हो सकता है। क्षेत्र पर कि ये फला क्षेत्र से बिलोंग करता है तो ये इस प्रकार का व्यक्ति होगा। बोलने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से, इन सब के आधार पर हम किसी के विषय में अनुमान लगा सकते हैं, धारणा बना सकते हैं या पूर्वाग्रह कर सकते हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे समाज में समझा जाता है कि लड़कियां वो कार्य नहीं कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और लड़कों को श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। लड़के लड़की दोनों बराबर होते हैं, दोनों के अंदर समानता होती है, किसी भी कार्य करने की दोनों के अंदर बराबर क्षमता होती है। ठीक है, तो जो हम लड़कियों को कमज़ोर मानते हैं, उनको किसी कार्य को ना करने की सोचते हैं कि वो ये कार्य नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या है? हमारा पूर्वाग्रह है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट है। हमने लड़कियों के बारे में एक धारणा बना रखी है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया? वो नेगेटिव थॉट हो गया। अब बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं क्या? ठीक है ना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कोई सोसाइटी है या 8 से 10 सदस्यों का कोई समूह है, उसमें एक सदस्य ने कोई गलती की है, तो हम उस गलती को या उसके व्यवहार को देख करके पूरे सदस्य का आकलन कर लेते हैं कि ये पूरे समूह जो है, पूरा का पूरा ग्रुप, ये ऐसा ही होगा जैसा ये एक व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को, है ना, उस समुदाय के या उस समूह के, उस धर्म के, उस जाति के, ठीक है, लोगों का
आकलन करना सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर सभी को एक ही छवि में बांध देना, वो क्या कहलाएगा? आपका रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगा। जैसे अभी हमने बात करी कि हो सकता है कि एक या दो लड़की वो कार्य ना कर सके जो लड़के करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उन्हीं एक दो लड़कियों के आधार पर सभी पूरे लड़कियों का जो समूह होता है, जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनका आकलन कर लेते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रूढ़िबद्ध धारणाएं हो गई। जिस प्रकार से पहले समाज में धोबी कपड़े धोने का काम करते थे, ठीक है, और जी शूद्र जो होते थे वो सफाई साफ सफाई का काम करते थे। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी थी कि ये लोग यही कार्य करेंगे, इससे अलग कुछ कार्य नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है हमारा, पूरे समाज को या पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को एक ही छवि में बांध देना रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। हम किसी देश धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं। तो किसी भी देश के अकॉर्डिंग, किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग हम उन्हें गलत समझ लेते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया। आगे बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणा यह है कि वह लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, जबकि अध्ययन दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी है, अब धर्म के आधार पर ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को मुस्लिम समुदाय नहीं पढ़ाता है। लेकिन एक्चुअल में एक सर्वे के अकॉर्डिंग यह देखा गया है, आपकी पुस्तक में भी इसका जिक्र है, कि मुस्लिम समुदाय लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर गरीबी होती है। जो लोग गरीब नहीं होते हैं मुस्लिम समुदाय में, वो लड़कियों को अच्छा खासा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे असमानता और भेदभाव के विषय में, कि असमानता और भेदभाव है क्या। जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो भेदभाव पैदा होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपके पूर्वाग्रह हैं, आपने किसी के प्रति धारणा बना ली कुछ गलत, पूर्वाग्रह क्या होगी? गलत धारणा होगी, नकारात्मक धारणा होगी। आपने उससे धारणा बना ली तो आप उसको भेदभाव की दृष्टि से देखेंगे। या फिर आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती, तो वो सभी लड़कियों पे अप्लाई कर दिया आपने, किसी विशेष धर्म को लेकर के कि इस धर्म के लोग ये नहीं कर सकते, इस जाति के लोग ये नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? आपकी रूढ़िबद्ध धारणा। इससे क्या हो जाता है? आपके जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो भेदभाव होता है वो आ जाता है आपके मन में। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। तो जो असमानता होती है, आर्थिक रूप से असमानता, शारीरिक रूप से असमानता, ठीक है ना, तो उन असमानताओं से भी क्या हो जाती है? आपके मन में भेदभाव आ जाता है। जैसे कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, गरीब है, एक अमीर है, तो अमीर और गरीब का अमीर जो भेदभाव करेगा वो गरीबी के आधार पर करेगा, ये तो गरीब है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो असमानता होती है वो भी आपकी भेदभाव पैदा करती है। आइए अब हम बात करते हैं भेदभाव है क्या एक्चुअल में। भेदभाव वर्ड का मीनिंग, तो किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, जब भेदभाव आ जाएगा तो आपके मन में ये रहेगा कि किसी विशेष जाति को लेके, किसी विशेष धर्म को लेके, किसी विशेष समुदाय को लेके, कि ये कार्य ये समुदाय या ये धर्म या ये जाति नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो जब आप उस कार्य को करने से रोकेंगे तो वो क्या होगा? आपका भेदभाव होगा। असमानता होती है आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होना, शारीरिक कमजोर होना, ठीक है ना, मानसिक कमजोर होना, तो आपके मन में असमानता वहाँ से आ जाती है, ठीक है। ये असमानता की आपने अर्थ बता दिया। अब बात करते हैं दलित क्या है। तो दलित का अर्थ होता है दबाया हुआ। दलित का अर्थ क्या होता है? दबाया हुआ। और दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबा कर रखा। दलित अर्थात जो नीची जाति के लोग थे, उन लोगों को प्राचीन समय में बहुत ही दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, ठीक है ना। उनको कोई विशेष कार्य दिया जाता था कि आप इसी कार्य को करेंगे, आप उस कार्य से अलग कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे हमने जिक्र किया था कि धोबी सिर्फ कपड़े धोएगा, ठीक है, कुम्हार सिर्फ बर्तन बनाएगा, लोहार सिर्फ लोहे से संबंधित कार्य करेगा, और वो अलग कार्य नहीं करते थे, ठीक है, करने नहीं दिया जाता था उन्हें। उनके जो वंश होते थे, जो उनके बच्चे होते थे, फिर वो भी उसी कार्य में संलग्न या उसी कार्य में लग जाते थे। इस प्रकार से उनसे भेदभाव किया जाता था, किसके आधार पर? पूर्वाग्रह के आधार पर, ठीक है ना, और उनको दबा कर रखा जाता था। इसी चीज़ को इस शब्द के द्वारा दिखाया जाता है, दलित के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे भेदभाव का सामना किस किस तरह से किया हमारे समाज में, भारत के अंदर भेदभाव का सामना किस प्रकार किया गया। तो जो जाति व्यवस्था है एक प्रकार से सीढ़ी का रूप है। जाति क्या है हम देख लेते हैं। जैसे ये सीढ़ी है, आपने देख लिया, तो जाति व्यवस्था का एक सीढ़ी की तरह है। जो सबसे ऊंची वाली डंडा होगा सीढ़ी का, वो क्या कहलाएगा? ऊंची जाति या उत्कृष्ट जाति को दर्शाएगा।
और जो सबसे नीचे डंडा होगा, ठीक है, वो किसको दिखाएगा? जो नीचे वाला स्टेप होगा वो आपका अछूत या अयोग्य जाति को दिखाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते रहेंगे तो सबसे नीचे जाति, फिर उससे ऊपरी जाति, फिर उससे ऊपर वाली और सबसे ऊपर वाली, इस तरह से आपकी जातियों की श्रेणी बनी हुई है। तो जातियाँ क्या है? एक सीढ़ी नुमा रूप है, ठीक है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, आपने जिक्र सुना होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 9 वर्ष की उम्र में 1901 में इसका अनुभव किया था। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है या भेदभाव है, भेदभाव का अनुभव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1901 में 9 वर्ष की आयु में किया। और ये अनुभव उन्होंने जब किया था जब वह स्टेशन पर अपने पिता से मिलने जा रहे थे। जब तक उन्होंने अपनी जाति के बारे में नहीं बताया तो उनसे कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बता दिया कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं, संबंधित है, तो उनसे फिर स्टेशन मास्टर ने भी भेदभाव किया। बाकी जो वहाँ पर बैलगाड़ी वाले, किराया गाड़ी वाले थे, उन्होंने भी उनके साथ भेदभाव किया। वो उनको लेकर के नहीं गए जहाँ पर उन्हें जाना था, वो अपने फादर से मिलने गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली बार भेदभाव का जो सामना किया था वो 1901 में 9 वर्ष की आयु में किया था। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में। आपके जो पुस्तक है कक्षा 6 की पार्ट नंबर 2 में एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है, और ये स्टोरी, ये कहानियाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 1891 और 14 अप्रैल 1891, ठीक है ना। और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता और भारतीय संविधान के पिता किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो भी दलित समुदाय से थे, मार जाति से थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। जैसे मैंने बताया था कि वो मार जाति से बिलोंग करते थे और इस जाति को अछूत माना जाता था, इसको दबा करके रखा जाता था। मार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, ठीक है। जो मार जाति के लोग होते थे वो गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। उनके बच्चे भी वही काम करते थे जो उनके पिता करते थे, ठीक है ना। तो वंशानुगत उनके कार्य एक दूसरे को मिलते रहते थे। जो पिता ने किया वो बेटा करेगा, जो बेटे ने किया वो उसका बेटा करेगा, ठीक है। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। जो प्राचीन समय में जो देखा गया है, तो जो गांव के बाहरी हिस्सों में कौन रहता था? गांव के बाहरी हिस्सों में नीची जाति के लोग अर्थात दलित लोग रहते थे, और गांव के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं होती थी, ठीक है। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, पूरी जाति में, पूरी महार जाति के अंदर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, और फिर वकील बनने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए? वो इंग्लैंड गए, ठीक है। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। जो दलित समुदाय के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि वो बच्चों को पढ़ाएं। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, और अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, दलितों से अपने बच्चों को उन सर्विसेज करने के लिए कहा, सरकारी नौकरी को करने के लिए कहा, ताकि वो जाति व्यवस्था से क्या कर सके? बाहर निकल सके। क्योंकि वो अलग अलग तरह की नौकरियां करेंगे तो जो सीमित जो धारणाएं बनी हुई हैं कि इस जाति का लोग लोग सिर्फ ये कार्य करेंगे, इस जाति के लोग सिर्फ ये कार्य करेंगे, तो वो धारणाएं खत्म हो जाएं, ठीक है। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया, क्योंकि दलितों को पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए कई प्रयास किए गए। अंबेडकर जी ने भी इसका साथ दिया, नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो सबको समान निगाह से देखे, जो भेदभाव की दृष्टि से देखता है वो धर्म नहीं होता है। फिर जीवन में आगे चलकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। जो जाति व्यवस्था है, जिसको दबाया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है, उस व्यक्ति को उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए, उस समाज को उस चीज़ के खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये अम्बेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की हो, ठीक है ना। समाज ऐसा हो जिसमें सब बराबर हो, सबकी समान रूप से इज्जत हो, ना कि सिर्फ 2-4 व्यक्तियों के, कुछ एक व्यक्ति की हो, ठीक है।
ये भीमराव अम्बेडकर से संबंधित एक कहानी थी जो आपकी पुस्तक में दी हुई थी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए क्या क्या संघर्ष किए, ठीक है। आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ाई गई थी उसमें दलितों का शोषण जो हो रहा था उससे पहले, उसके खिलाफ भी जो है वो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ शोषण से संबंधित, समानता के व्यवहार से संबंधित लड़ाई लड़ी गई। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में एक ही गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। जो दलित लोग थे, जो औरतें थी, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जनजातीय लोग थे, ठीक है ना, और जो किसान थे, उन्होंने सबका जो समस्या थी वो एक ही जैसी थी। उनको गैर बराबरी दी जाती थी, असमानता का महसूस किया उन्होंने, भेदभाव महसूस किया समाज के अंदर, ठीक है। दलितों ने, औरतों ने, जनजातीय लोगों ने और किसानों ने इस चीज़ के लिए उन्होंने सबने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी। दलितों ने क्या किया, दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। औरतों ने क्या किया, औरतों ने शिक्षा के अधिकार के लिए कि जितनी शिक्षा पुरुषों को दी जाती है, पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का जितना अधिकार है उतना ही हमें दिया जाए, ठीक है। तो दलितों ने तो मंदिर के लिए, स्त्रियों ने, ये दो तीन उदाहरण दिए हुए हैं, स्त्रियों ने या महिलाओं ने किस लिए किया कि उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए, जितनी शिक्षा पुरुषों को दी जाती है उतनी ही हमें भी दी जाए। और किसानों और दलितों ने फिर क्या किया, जो उनके ऊपर ब्याज लगाया जाता था, जो जमींदार लोग होते थे उनको ब्याज लगाते थे, वो ब्याज को छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। संविधान में आज क्या किया गया है, तो संविधान में आज प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं, सभी समान रूप से बराबर हैं, सबको समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को, अगर कोई छुआछूत की दृष्टि से किसी को देखता है तो वो अपराध के रूप में देखा जाता है, इसे समाप्त कर दिया गया है, संविधान के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। और कोई भी अगर छुआछूत की दृष्टि से एक दूसरे को देखता है तो वो अपराधी होता है, ठीक है। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। जब संविधान बनाया गया उसके बाद जो सरकार बनी, तो संविधान के अनुसार उस सरकार पर यह जिम्मेदारी थी कि जिन समुदायों का, जिन समाज का, जिन धर्मों का, जिन, ठीक है, जिन लोगों का शोषण होता है, जिनको दबाया जाता है, जिनको समान अवसर प्राप्त नहीं है, उन सबको क्या किया जाए, उन सबको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सबको बराबर किया जाए, ठीक है ना, ताकि सबको समान अवसर प्राप्त हो और समानता के सबको फायदे मिलें। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा, यहाँ पर कहा आएगा, ठीक है, कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित में ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था आपका, जो समिति के अध्यक्ष थे या जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने ये कहा था कि जो विविधता है, अगर हम एक दूसरे की विविधता, क्योंकि विभिन्नता है भारत के अंदर, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग, अनेक जातियों के, अनेक धर्मों के, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो अगर हम उन विविधताओं की इज्जत करेंगे और उन विविधताओं को मूल्यवान मानेंगे, ठीक है ना, जो विभिन्नताएं या जो विविधताएं हमें एक दूसरे में खान पान में, पहनावे में देखने को मिलती है, अगर उन विविधताओं की इज्जत करेंगे और उनको मूल्यवान मानेंगे तो ये क्या होगा, समानता सुनिश्चित करेगी, ये समानता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होगा, ठीक है ना। और अगर हम उन विविधताओं को इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधताओं को, सामाजिक विविधताओं का, पहनावे की, खान पान की विविधताओं का, तो क्या होगा, हमारे अंदर भेदभाव की भावना आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की विभिन्नताओं का या विविधताओं का इज्जत करनी चाहिए, उनको मूल्यवान मानना चाहिए, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। तो भारत संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की पूरी छूट दी गई है, ठीक है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। तो समानता एक ऐसी मूल्य है, ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करता रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि मनुष्य के अंदर कभी भी किसी के प्रति भेदभाव की भावना आ सकती है और उस भेदभाव की भावना को समाप्त करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। तो इसलिए समानता के लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि बच्चों में ऐसी भावना जागृत की जाए कि वो
भेदभाव वाली, पूर्वाग्रह वाली, रूढ़िबद्ध धारणाओं जो बनाई हुई है उनको समाप्त कर सके, वो बच्चों के अंदर ना आए। अस्पृश्यता वाली भावना, छुआछूत वाली भावना, भेदभाव वाली भावना, असमानता वाली भावना बच्चों के अंदर ना आए, इसलिए इस पाठ को आपकी पुस्तक के अंदर रखा गया। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। यह आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल आइकन पर प्रेस करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। धन्यवाद।